नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण की 142 सीटों के लिए प्रचार खत्म हो गया और प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी सांसद मिताली बाग पर जानलेवा हमला हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय बल बंगाल में बने रहेंगे। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की बढ़त है या फिर टीएमसी की बढ़त है। इस बार के चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हावी रहे जिनका आम लोगों से कोई सीधा सरोकार नहीं था। बंगाल में सांसद पर जानलेवा हमले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी हिंसा को देखते हुए क्या सुरक्षा बलों को और अलर्ट होना होगा, क्योंकि अभी दूसरे चरण के लिए मतदान बाकी है। सांसद पर हमला क्या इशारा कर रहा है कि हिंसा को वोट का औजार बनाया जा रहा है? अगर बनाया जा रहा है तो कौन बना रहा है, किस लिए बना रहा है? एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दों ने चुनाव को कितना प्रभावित किया, जिसका चुनाव में शोर काफी सुनाई दिया। बाबरी वर्सेस सनातन की लड़ाई से क्या वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ, और अगर हुआ तो इसका फायदा किस खेमे को, किस पार्टी को मिल रहा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इनमें से ज्यादातर लोग बंगाल से ही हैं। इससे पहले कि मैं बहस में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। ईशान त्यागी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं घरेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अक्कू श्रीवास्तव सर हमारे साथ, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। बादल देवनाथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और दानिश अजीज एआईएमआईएम के नेता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। केमन आছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? खूब भालो दादा। थैंक यू सर। ये बताइए कि आज टीएमसी के सांसद पर जो हमला हुआ है, किसने और क्यों करवाया? ये तो सरासर सभी मीडिया चैनल दिखा रहा है, और मिताली बाग ने एक फेसबुक लाइव भी किया, और एक सांसद के ऊपर जैसे आक्रमण हुआ। हाँ। तो बंगाल में ऐसे कल्चर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप दीदी भी बार बार कह रही हैं, यहाँ पर बंगाल में हिंसा फैलाने का जो कोशिश, जैसे रामनवमी के दिन यहाँ लोग पिस्तौल लेके, बम लेके, डीजे लेके जैसे यहाँ पर घूमते हैं, कहीं पर नहीं होता है, बंगाल में होता है। लेकिन बार बार हिंसा फैलाने का जो कोशिश, ये 4 तारीख आने दीजिए। दीदी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बन रही है, और 200 के ऊपर सीट हम लोगों को मिलेगा। पहले चरण में तो 100 तो सेंचुरी हो गया, और दूसरे चरण में 29 तारीख को 100 पार कर देगा, लगभग 230। ठीक है बादल साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि टीएमसी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन सांसद पर हमला हुआ है उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। प्लीज प्ले कीजिएगा। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন কিভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, দেখুন কিভাবে কাঁচ, গোটা গায়ে কাঁচ লেগেছে, কিভাবে কাঁচে ভর্তি হয়ে রয়েছে, একটা জায়গা একটা পরিষ্কার রাখে। আর যারা নারী শক্তির কথা বলে, একজন মহিলা সংসদকে আরো একবার এইভাবে বর্বরচিত অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে তারা প্রমাণ করে দিল যে বিজেপি কতটা নারী বিদ্বেষী।
আর যারা নারী শক্তি शिवम त्यागी जी, बीजेपी तो लगातार यही कह रही है चुनाव में कि हिंसा टीएमसी कर रही है, टीएमसी कर रही है। यहां तो टीएमसी के सांसद पर हमला हो गया और टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप जड़ दिया कि देखिए बीजेपी यहां गुंडागर्दी कर रही है। किसने करवाया हमला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जिन पर लगातार हमले हुए, जिनकी जान गई। अब मैं क्या कहता हूं और टीएमसी क्या कहती है, 10 सेकंड के लिए इसको साइड रखते हैं, रियलिटी देखते हैं क्या है, फिर मैं इस पर भी आपके जवाब दूंगा। 2021 के चुनाव के बाद 1927 कंप्लेंट फाइल हुई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, जिसमें से 15,000 विक्टिम निकल के आए और जिसमें करीब 477 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं थी, 60 से ज्यादा लोगों की जान गई और 32 से ज्यादा लोग महिलाओं के बलात्कार हुए, जिसमें से तो एक 60 साल की महिला थी जिसका बलात्कार हुआ। सारे अधिकारी जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था, सबको ममता दीदी ने वापस बुला लिया और उसके बाद आज भी स्थिति ऐसी है। आपको लगता है हम किसी भी हाल में दंगा करने की स्थिति में हैं? अभी पिछले दिनों हमारे पहले राउंड के फेज में सुवेंदु सरकार नाम के हमारे जो विधायक के कैंडिडेट हैं, उनको भगा भगा कर पीटा गया। अभी पिछले दिनों हमारी अग्निमित्रा पॉल जो उसी का बदला लिया क्या बीजेपी? हम बदला लेने की स्थिति में नहीं है भाई, और हम चाहते नहीं। अगर हम गुंडागर्दी करना चाहते या हम मारपीट करना चाहते तो हम इतनी सारी फौज भेजने के पक्ष में होते क्या? हम आए दिन कह रहे हैं कि वहां पर फौज होनी चाहिए। आप कहते हैं कि बदला लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, हमारी सरकार आ जाने दो। मैं तो कहता हूं हो ही नहीं सकता, संभावनाएं नहीं है। इतना क्लैरिटी है कि जो स्थिति वहां पर है वो दंगा, गुंडागर्दी, मारपीट होनी नहीं चाहिए। हम इसके यानी ये आरोप बेबुनियाद है। 1000% उसका आधार भी है। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते क्या? हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते क्या? कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ते क्या? हम इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहां चुनाव नहीं लड़ते? क्या किसी को मारते हैं? क्या किसी को पीटते हैं? क्या किसी का हत्या होती है? क्या किसी का बलात्कार होता है? नहीं होती। बंगाल में ऐसा क्यों होता है? और बंगाल में ऐसी स्थिति के बाद ही इस देश के इलेक्शन कमीशन ने जब वहां पर 2.5 लाख सीएपीएफ के जवान भेजने की बात कही तो ममता बनर्जी कहने लगी ये तो गलत है, डरा नहीं रहे। सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई एक भी घटना ना हो। बादल दा नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि टीएमसी की सांसद पर बीजेपी ने हमला करवाया तो पहले फेज के वोटिंग वाले दिन बीजेपी के उम्मीदवार को वहां पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के नेता को पीटा गया। वो सीधा आरोप टीएमसी पर लगा। वो कौन लोग थे? किसने हमला करवाया? क्यों करवाया? रोतुल जी, शिवम का काम हो गया हर दिन नेशनल चैनल पर झूठ बोलना। यही उम्मीदवार सुबह हर जगह में वो जहां पर टीएमसी पोलिंग एजेंट बैठा रहते, वो वहां पर उनको सबको भगा रहता, दौड़ के भगा रहता। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कुछ घटना घटी तो वो शिवम बोल रहा है, अब उसका उम्मीदवार को टीएमसी ने भगा। लेकिन आज तुमने क्या किया? 2021 में शीतलकुची में चार टीएमसी कार्यकर्ता तो वो जो सीआरपीएफ ने गोली मार के मार दिया था, उसका पता नहीं है। 2021 में 17 टीएमसी कार्यकर्ता तो तुम लोग ने हत्या किया बंगाल में, वो कुछ पर नहीं है। और महाराष्ट्र में तुम लोग 5 लाख के ऊपर वोट बढ़ा दिया और काउंटिंग में पोलिंग हुआ 70%, 5% बढ़ा दिया, बिहार में बढ़ा दिया। चोरी करते हो, सीधा बोलो तो तुम लोग चोरी करते हो, वोट चोरी करते हो, मोदी चोर, वोट चोर, तुम लोग चोरी करते हो। शर्म करो, थोड़ा कम शर्म करो, ताकि मैं शर्म करो। बंगाल में देखिए कमाल बात है, मतलब मारपीट भी, और जगह पर मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके बोल रहे हैं। मारपीट भी अपने आप ही करें और विक्टिम कार्ड भी अपने आप ही खेलें। हम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। बादल दा सुन तो लीजिए, बादल दा सुन तो लीजिए। और हम 3 तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बादल दा 3 तस्वीर भी दिखा रहे हैं। टीएमसी के सांसद पर अटैक, बीजेपी के उम्मीदवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कांग्रेस के नेता पर अटैक किया गया। 3 तस्वीरें दिख रही है बंगाल की कि चुनाव में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा बात है हम सब शांति से वोट हो जाए और 4 तारीख को काउंटिंग सर 4 तारीख को क्या होगा वो सबको इंतजार है। हम सब ये जनता का क्या जनादेश होगा सब देखेंगे। शिवम त्यागी जल्दी से। थैंक यू। अरे बादल जी, नाम बादल है तो बरसना थोड़ी ना, रुक जाइए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। अगर यहां पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी है ना। अब यहां पर रो भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। कोर्ट तक ने जाकर इनको जो है फटकार लगाई है। एक बात बहुत साफ है, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आप हिंसा के साथ हैं या खिलाफ हैं। अगर हिंसा के खिलाफ है तो इतने सारे जब सीएपीएफ की 700 कंपनियां वहां गई उसके विरोध में क्यों थे?
और अगर विरोध में थे तो आज ये क्यों कह रहे हो कि भाजपा हिंसा कर रही है? हम तो चाहते ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई करके दिखाए ना, दिल्ली में कोई करके दिखाए। और चुनाव कहां नहीं होते, इस मामले में तो मैं कहना चाहता हूं, हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, कोई हिंसा नहीं होती। कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते हैं, कोई हिंसा नहीं होती। फिर ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में कि वहां जाते ही लोगों को भरना मारना शुरू, आ जानी वोट ना कर। बादल दा, एक सेकंड, मैं अब चाहूंगा कि सवाल अब ऑडियंस की तरफ से। जी, किससे सवाल है? एक सेकंड, बादल दा, हमारे साथ स्टूडियो में बंगाल से ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी नमस्ते, मुझे बादल जी से एसी बंद कर। अगर हम लोग बहुत सारे राज्यों में जैसे चुनाव देखते हैं, इतना सीआरपीएफ नहीं देखते हैं, मतलब बंगाल में कहीं साउंड नहीं आ रहा है, कोई माइंडसेट में कोई गलती है? क्योंकि नहीं तो इतना हिंसा और इतना सीआरपीएफ क्यों आएगा? तो कहीं ना कहीं तो सरकार का कोई तो छूट होगा। बादल दा, सुनाई दिया आवाज? सबसे बड़ा बात है, देखिए, ये बंगाल के लोग हैं, ये बंगाल के लोग हैं, ठीक है, मैं इनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। हाँ। कहीं पर आपने देखा है, किसी राज्यों में आपने देखा है 2,40,000 ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में जब आया था 700 कंपनी दिया था। इस बार ममता बनर्जी को हराने के लिए 1400 कंपनी, 2,40,000 आदर्श सामरिक बहनी और भी 500 कंपनी आ रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सारे मेरे सेंट्रल मिनिस्टर, सारे मुख्यमंत्री सब बंगाल में है। और बाहर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से हजारों लाखों लोग ट्रेन से यहाँ पर आ रहा है। एक ममता बनर्जी 2021 हराना भाई, 24 को नहीं और 2018 को नहीं, फिर 2024 में वही। वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही है तो वो कह रहे हैं ममता दीदी को हराने के लिए जा रही है, दूसरी तरफ कह रही है हमारे नेताओं को पीट रही है। कोई तर्क है इस बात का? भाई वो सिक्योरिटी के लिए जा रही है, सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी आज तक बंगाल में कभी आई ही नहीं। एक सवाल और एक सवाल हराना चाहते हो? एक सेकंड बादल दा। नमस्कार बादल दा, আমি সুব্রত বলছি। हम ये कहना चाहते हैं, हम प्रवासी बंगाली है यहाँ का, ये बड़ा शर्म की बात है जो बंगाल में आज हो रहा है। जैसे कि सिक्योरिटी की बात तो चलो ठीक है, अभी इलेक्शन के लिए गया है, वहाँ नौकरियां नहीं है लोगों के पास। स्कूल जितने टीचर्स की जो लास्ट ईयर ममता दीदी ने सब निकाल दिया, इतने लोगों को बेघर कर दिया। आर्जी कॉर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट है, ये बड़ी शर्म की बात है। एक नेशनल लेवल में टीएमसी का नेता ममता दीदी यानी गुंडा राज ने ये सारा काम किया है, इसके बारे में आप बताइए। प्रत्युष जी आंसर दे दो। जी। सबसे बड़ा बात, आर्जी कॉर जो कांड हुआ उसमें ममता दीदी का प्रशासन 24 घंटे के अंदर मेन आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई एक साल में एक ही व्यक्ति को चार्जशीट दे, एक साल के बाद एक ही व्यक्ति को, लेकिन 24 घंटे के अंदर ममता दीदी का प्रशासन ने बात से सहमत नहीं है यहाँ पर, मेन आरोपी को गिरफ्तार किया था। और ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। हम सब कोई नहीं चाहते ऐसा घटना दोबारा घटे, लेकिन बाद में पकड़ा गया था। मैं अब सीधे कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद भी 60 दिन तक यहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर रहेंगी। मैं चाहूंगा कि अंकुश तब तक आप बाइट वो निकाल के रखे। मैं शांति आगी जी, किसका बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान, 60 दिन तक चुनाव के नतीजों के बाद भी वहां पर सीआरपीएफ की कंपनियां वहां पर रहेंगी। ये शांति आगी जी, ये जो हिंसा वहां पर हुई, क्या ये दूसरे चरण के पहले का ट्रेलर है? पहला चरण तो करीब शांतिपूर्ण निकल गया, लेकिन अब मेन फाइट है 142 सीट की। क्या इसी वजह से ये बेचैनी है, छटपटाहट है, जो हिंसाएं हो रही हैं? प्रत्युष जी, जो हिंसाएं हो रही हैं, हाँ। उसमें अगर आप एक नाम और जोड़ देते तो अब और अच्छा रहता है। कांग्रेस के एक आसनसोल के कार्यकर्ता को मैं आज याद करता हूं, जिनको हमने मुर्शिदाबाद में हमारे संवाददाता थे, हाँ, मुर्शिदाबाद की आपने बात करी, मैं आसनसोल में भी एक कार्यकर्ता, टीएमसी के कुछ नेताओं का नाम लिया था। हाँ, मैं वही आसनसोल में भी हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहां के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके साथ काम कर रहे थे, देवदीप चटर्जी उनका नाम था, उनको मार दिया गया एक छोटी सी घटना पे, और वो भी टीएमसी के गुंडों ने ही किया। असल बात यह है प्रत्युष जी कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही धार्मिक अराजकता की राजनीति बंगाल में कर रही हैं। बंगाल एक समय पे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हुआ करता था। बंगाल का जो जीडीपी में शेयर था वो इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम जो जीडीपी थी जो उस टाइम राज्यों में जब कांग्रेस वहां पे राज करती थी तो वो बंगाल से आता था। दूसरी बात भाई, जब से बंगाल से कांग्रेस गई है, हमने दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया, हमने हल्दिया में पोर्ट लगाया, आप लोग कलकत्ता अगर गए होंगे तो सॉल्ट लेक सिटी का हमने जो एस्टैब्लिशमेंट था वो किया था।
एक चीज बता दे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे, जो उन्होंने बंगाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई हो, लाखों नौकरियों का वादा किया था बंगाल से, मां माटी मानुस की बात करी थी बंगाल से, लेकिन सबके साथ छलावा करने का काम 15 साल में ममता दीदी की सरकार ने किया है। यहां महिलाएं बैठी हुई हैं, आरजी कर का इंसिडेंट हुआ, क्या किया गया? उस कॉलेज को ही तोड़ दिया गया, जिससे पहले कि वहां पे फॉरेंसिक जांच हो पाती, उससे पहले उस कॉलेज को तोड़ दिया गया। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं बंगाल में। दूसरी बात, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात करते हैं भ्रष्टाचारियों की, कि बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी, एक मंत्री बता दीजिए बंगाल में जिस पे ईडी की जांच चल रही हो। चलिए, ईडी की जांच चल रही होगी तो उसमें कौन सी कार्रवाई हुई है ममता दीदी की? ममता दीदी पे कितने केस चल रहे हैं ईडी के और सीबीआई के? आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है ममता जी, हम भी कहते हैं भ्रष्टाचारी है। उन पे ईडी और सीबीआई के केसेस तो चलाइए कम से कम। राहुल गांधी जी पे, जो नेता प्रतिपक्ष पे हैं, उन पे 30 से ज्यादा ईडी के और सीबीआई के केसेस हैं, ईडी के केसेस हैं। 55 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनसे जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मैनेज नहीं हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके उठाए हुए मुद्दों से डरती है, इसलिए उन पे इस तरह के केसेस चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी ममता जी पे नहीं चलाए जाते। वहां पर तो सत्ता की लड़ाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं बीजेपी या टीम से साथ मिलकर लड़ रही है। नहीं, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं, इनकी मिली भगत है ये। भाई आप ये मिली भगत होकर के एक बात बताइए मुझे, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जब चुनाव हुआ था, तो क्या ममता जी ने एब्सटेन, ममता जी की पार्टी ने, टीएमसी के सांसदों ने एब्सटेन किया था कि नहीं किया था? अगर आपके वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कम से कम आप उसमें एब्सटेन तो मत करिए ना। भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों दे रहे हैं आप? अच्छे पॉइंट पर, आप अच्छे पॉइंट पर आए, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को यहां पर उठाया, आपने कहा वैचारिक मतभेद। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जितना अग्रेसिवली प्रचार आपके कांग्रेस के प्रमुख चेहरों, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, बंगाल में नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने टीएमसी के गुंडे, करप्शन, सारे मुद्दे उठाए। यहां तक उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने अगर ध्रुवीकरण की राजनीति ना की होती तो बीजेपी आगे नहीं बढ़ती। मतलब बंगाल में ममता दीदी आपको पोलराइज पॉलिटिक्स का चेहरा नजर आती हैं, और केंद्र में जब आपको सपोर्ट की जरूरत होती है तो वहां पर वो हट जाती हैं। फिर ये क्या डबल स्टैंडर्ड? मैं यही बता रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि बंगाल एक सांस्कृतिक धरोहर हुआ करता था, बड़े बड़े विचार वहां से निकले, वंदे मातरम, अभी आप इसे पर आइए ना, वैचारिक वहां से निकले, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के लिए बैलेंसिंग एक्ट है, जब से ममता दुविधा में, उसी पे आ रहा हूं। जब से टीएमसी की सरकार वहां पे आई है, ममता जी की सरकार वहां पे आई है, इन्होंने भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम किया, और इनका तो काम ही पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। आपके लिए कोई भी राजनीति हिंदू मुसलमान से कम हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के बिना भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर सकती, और ना ही तृणमूल कांग्रेस कर सकती। दोनों ने ही धार्मिक ध्रुवीकरण वहां पे किया है। इसीलिए बंगाल का आज ये हाल है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लगती, और वहां पे नौकरियों के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पोलराइज पॉलिटिक्स कर करके सत्ता में आना चाह रही है। टीएमसी तो आ गई, अब बीजेपी लगी हुई है, कांग्रेस इन सबसे बिल्कुल दूर है। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। बस आखिरी बात, एक ही आदमी के, एक ही पार्टी के, एक ही प्रवक्ता के, एक ही नेता को लेकर कैसे दो स्टैंड होते हैं, समझिए। बंगाल में दीदी बुरी है, लेकिन दिल्ली में बहुत शानदार है दीदी। दिल्ली में मतलब गठबंधन का भी हिस्सा है, वो नेता भी अच्छी है, वो नेता भी बहुत फाइटर है, नेता बहुत शानदार है, लेकिन बंगाल में चुनाव लड़ने तो दीदी आपका साथ दे देती है, बीच में नहीं, एब्सटेन कर देती है, बीच में नहीं, वाह, कोई बीच में नहीं बोला। ये डबल स्टैंडर्ड बड़े अच्छे हैं। तब दीदी में कोई दिक्कत नहीं है। चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बोले, नहीं ना, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। इतना सा जगदीप धनखड़ का जब चुनाव करना था तब दीदी अच्छी थी। बोला क्या बताइए आप? तब दीदी अच्छी थी, कोई पैनिक करने की आवश्यकता है? जब आप कह रहे थे तो सवाल का बात सिर्फ इतनी सी यही है कि भैया तय कर लो दीदी अच्छी है या बुरी। कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता कि जरूरत है तो दीदी बहुत अच्छी, वरना चुनाव में गई तो दीदी बहुत बुरी। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि कोई ईडी के केसेस, अरे हमारे ऊपर पूरा जीवन पानी पी पी कर यही तो चार्ज लगता है कि भाजपा वाले ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं नहीं करते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए ना भाई, इनसे जनता बता क्या हो गया। तो भाई वो एक एक करके बात करते हैं ना भाई, एक एक करके करते हैं। आपको याद होगा पार्था चैटर्जी जो इनके मंत्री थे, उनके फ्लैट से 50 करोड़ रुपए मिले थे, एक फ्लैट कुत्ते के लिए मिला था, उस पर चल रही है भैया जांच। भर्ती घोटाले में चल रही है भैया जांच, एजुकेशन वाले में चल रही है जांच, और इसके अलावा अभी जो आईपैक वाला मामला है उसमें चल रही है जांच, जिसमें ममता दीदी खुद फाइल छीनने पहुंच गई थी। ये कह रहे हैं जांच नहीं, भैया तय कर लो दोनों मिलकर, क्योंकि दिल्ली में तो गठबंधन है ही ना। ममता दीदी और राहुल जी तय कर ले मिलकर आपस में कि भाजपा वाले ईडी की रेड करते हैं
ईडी की रेड करती है नहीं करती है तय करो। अब आगे अंत में आता हूं, एक चीज बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बंगाल इस देश का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब होता था। आजादी के बाद से 3 ही पार्टियां वहां पर रही, पहले कांग्रेस रही, फिर लेफ्ट रही और अब ममता दीदी। अब ये कहते हैं कि बदलाव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? 2016 के 17 के चुनाव में 15 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए और अप्रोक्सीमेटली 4000 लोगों को पलायन करना पड़ा। 2019 के चुनाव में करीब 27 लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा, अप्रोक्सीमेटली 30 से ज्यादा जान गई। 2021 के चुनाव में 60 लोग मारे गए, 32 से ज्यादा बलात्कार हुए, अप्रोक्सीमेटली 70,000 लोगों ने पलायन किया। पिछले 70 सालों में आप एक सिर्फ इतनी सी पोस्टपोल हिंसा की जो घटनाएं हैं वो नहीं रोक पाए, क्या बदलाव करोगे भाई आप उसमें? और अगर दीदी गलत है तो कहिए बिल्कुल गलत है, ये इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक राज्य तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस टीएमसी कांग्रेस के टारगेट पर टीएमसी नहीं है? प्रत्युष जी अगर टीएमसी है तो फिर खुलकर हर जगह होनी चाहिए, ये करने की आवश्यकता नहीं है कि या तो ममता दीदी सही है या गलत, दो ही विचार हो सकते हैं, ये तीसरा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं। अंकुश श्रीवास्तव सर, अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या ममता दीदी को लेकर के, टीएमसी को लेकर कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है या फिर बैलेंसिंग एक्ट बनाना चाहती है? कुछ सीन बताऊं मैं? जी एक सेकंड, एक भी जवाब उन्होंने दिया नहीं, एक सेकंड, और ना आपने को रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया। कुछ सीन बताऊं? ममता दी जब कुछ साल पहले दिल्ली आती हैं, राहुल गांधी उन्हें रिसीव करते हैं, सोनिया गांधी उन्हें सी ऑफ करने जाती हैं, और कुल मिला के बाद 21 के चुनाव में जब होने वाली थी, जो बाद में थोड़ी रह गई, उस पर चल गई। और कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें ममता दी और कांग्रेस का रहा। कांग्रेस की दिक्कत क्या रही है? कांग्रेस ने पहले तो कई राज्यों में मैं कह रहा हूँ, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सब जगह अपनी जगह तो जाने दी और रीजनल पार्टीज को उठाने लगी। रीजनल पार्टीज ने जब कब्जा कर लिया, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, तो वो उस कब्जे को वापस, भैया मेरी जमीन वापस करो, मेरी जमीन वापस करो। क्यों जमीन वापस करेगा? वो खेती बाड़ी का कानून था, हमने अगर 2 साल 2 टर्म अगर अपना खेती कर ली तो जमीन हमारी है, तो क्यों ममता दी वापस करेंगी इनकी जमीन? तो कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण अपनी जमीन खोती चली गई और बाद में उसको कोई जगह नहीं। इस बार भी राहुल गांधी कब आए हैं, क्या किया उन्होंने, किया क्या वहां पर जाकर के? कितनी रैलियां कर ली हैं प्रियंका गांधी ने, कितनी रैलियां कर ली हैं? क्या अपना इम्पैक्ट साबित करने की कोशिश की? सिर्फ इसलिए दिखाने के भर का काम हुआ है। और एक मेरा एक ही निवेदन, नहीं मैं हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी को कुछ मत कहिए, आप बाकी किसी को जो कहना है। अरे यार आप कहो जो भी है, मैं आपकी बात नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कहीं लड़ाई उन्होंने लड़ी ही नहीं ठीक से। और अगर ममता को हराना था, करा जाना था, हराए जाने की प्रक्रिया करनी थी, तो फिर प्रॉपरली करते ना। ये आधे मनते करेंगे, आधे दे नहीं करेंगे, तो उसमें पार्टी का नुकसान होगा और मैं उससे ज्यादा देश का नुकसान बता रहा हूं आपको। क्यों देश का नुकसान करेंगे? देश की सबसे पुरानी पार्टी को जिस तरीके से गर्त में ले जाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत ले जाया जा रहा है। और जहां तक ममता पे हमले या अभी सांसद के हमले की बात है, तो उस पार्टी ने खूब बढ़िया नाटक किए हैं, बहुत शानदार नाटक हर चुनाव के पहले होते हैं, वहां पर हर चुनाव के पहले होते हैं, पैर तोड़वाने से लेकर के और बाकी हमले। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं जल्दी से दानिश अजीज आपके पास आ रहा हूं। चुनाव के नतीजों के बाद भी 60 दिनों तक सीआरपीएफ की कंपनियां वहां पर तैनात रहेंगी, तो क्या यह माना जाए कि चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में बड़ी हिंसा की आशंका है? देखिए सर, नमस्कार आपको प्रत्युष जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आई हुई तमाम जनता को भी हमारा नमस्कार कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त यहाँ पे दी। कहने का मतलब यह है प्रत्युष जी, बंगाल एक अनार और 100 बीमार हो गया है अभी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हम सौभाग्य हैं कि बंगाल के लोग एक अनार और 100, बंगाल पूरा एक अनार हो गया। और देखिए कितने बीमार लगे हुए हैं, कांग्रेस लगी हुई है, लेफ्ट बीमार लगे हुए हैं, सीपीएम लगी हुई है, बीमार आप भी हैं, एआईएमआईएम बीजेपी लगे हुए हैं, सब बीमार आप भी हैं, एआईएमआईएम के लिए पहुंच गया है। मैं आपको एक बात बता दूं प्रत्युष जी, ये सभी बीमारी, ये सभीयों की जो बीमारी है ना, ये बीमारी 4 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। और 4 तारीख के बाद जिन लोगों ने SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को जिस तरह से वंचित करके
पश्चिम बंगाल में राजनीति किया, 35 सालों से सीपीएम ने किया, 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस करती आ रही है, इनका बहुत सुविधा सिंपल तरीके से जवाब मिलेगा। और जो लोग हमें बी टीम का तोहमत लगा रहे हैं, उनको मैं यह बात बता दूं कि कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार में लाने की इजाज साहब, दानिश जी खाली इतना बता दीजिएगा, दानिश जी इतना बता दीजिएगा कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी का मुद्दा बड़ा उठा था, बाबरी वर्सेस सनातन, ये ध्रुवीकरण कर पाएगा, हुआ या नहीं हुआ, और इसका फायदा किसको मिलेगा? आपके पुराने मजनू, मैं मजनू कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन वैसे खुद को लैला कहते हैं, आपके पुराने मजनू जिससे संबंध विच्छेद हो गया है, हुमायूं कबीर को मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा? नहीं सर, मजनू सिर्फ हुमायूं कबीर क्यों रहेंगे? ये सभी हमारे मजनू हैं जो सामने खड़े हैं, ये सभी हमें बी टीम बोलते हैं, तो ये सभी टीम से पूछ लीजिए, इनमें से डिसाइड करने दीजिए इनको कि बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। मतलब आपको अपने अपना आपको खुद ही नहीं पता क्या है भाजपा की? देखिए क्या है ये जो डिबेट आप करवा रहे हैं ना प्रकाश भाई, यहाँ पे 4:1 चल रहा है। 4:1 कैसे चल रहा है कि ए टीम तो ये खड़ी शिवम त्यागी जी, बी टीम ये बोल रहे हैं यहाँ पे एएमआई, सी टीम ये है, ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत दो, और डी टीम वो बैठे हुए तृणमूल, मतलब चुनाव में चारों आपके खिलाफ है। देखिए आप लड़ किससे रहे हैं? इंटरेस्टिंग, बिल्कुल आप लड़ किससे? चारों के साथ धार्मिक कर चुके कांग्रेस से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध से लड़ रहे हैं, गणेंद्र जी हम धार्मिक लड़ाई जो टीएमसी और बीजेपी कर रही है उससे लड़ रहे हैं। गणेंद्र जी लपेट लिया आपको भी, मतलब एआईएमआईएम इनके तो नेता ही छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड ये कह रहे थे लोगों से कांग्रेस अकेले लड़ रही है, अपनी ट्रेनिंग करके बीजेपी में चले जा रहे हैं, संघ से ही निकले तो संघ में चले गए, समझ गया। और राघव चड्ढा वाले इंसिडेंट से आपको भी घेरा है बीजेपी को, हालांकि हमारे भाई नहीं निकले थे संघ से, मैं ये बोल सकता हूँ इनके लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो संघ से निकले थे किससे चले जा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड आपसे कोई सवाल कर। सर नमस्कार जी, मैं शुभ्रोतो बोल रहा हूँ। एक सवाल है, आपने जो बात करी अभी कांग्रेसी, मुझे थोड़ी सी हंसी आती है इस बात पे सुनकर भी। अगर मैं आपके पार्टी का ही हिसाब देख लूं, अगर 2014 के बाद में मेरे हिसाब से 182-188 एमएलएज ने तो छोड़ा आपके टीम से। सो ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? मैं बाकी जनता की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो वोट शेयर आपका नीचे गया है वो तो गया ही है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट, बट व्हाई इज इट हैपनिंग इंटरनली ऑल्सो दैट कांग्रेस में इतना प्लान है, मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैव जॉइंड बीजेपी, सो देयर इज समथिंग इन बीजेपी आई एम श्योर व्हिच इज हैपनिंग गुड। मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं। और एक सवाल सिर्फ, मैं सॉरी, जस्ट अ कंटिन्यूएशन टीएमसी से है सर, ये एसआईआर पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, सो एज अ बंगाली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल में क्यों हुआ है सिर्फ, और इतना अति क्यों हुआ है? मतलब थोड़ा बहुत समझ सकता हूं, इज इट बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन व्हिच हैज हैपेंड? उनकी आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, मैं गणेंद्र जी, मैं चूंकि इन्होंने सवाल किया तो पहले सर देखिए क्या है कि पार्टी कौन छोड़ता है? पार्टी मां समान होती है, मेरे लिए पार्टी मां समान। पार्टी वो लोग छोड़ते हैं या तो जिनकी विचारधारा नहीं होती, या फिर जो होता है उनके धंधे चल रहे होते हैं, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, धंधा वर्ड भी गलत नहीं है, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? आपको भी पता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं किसी भी राज्य में, तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव हो जाती है। वो क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? वहां पे रेड करने के लिए भेजते हैं। रेड करने के अब आदमी को अपना रोटी पानी तो बचाना ही है, रोटी पानी जिसको बचाना है, क्योंकि उसकी कोई विचारधारा नहीं है साथ में, तो इसलिए वो यहां से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी चला जाता है। इसका और कोई कारण नहीं है। दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि हमारा वोट शेयर कम हो रहा है। 2019 के बाद से, मैं मानता हूं हम 2014 में कमजोर हो गए थे, 2019 तक भी हम कमजोर रहे, लेकिन उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, भारत जोड़ो यात्रा करी, उससे हमारा जो वोट शेयर है वो पूरे देश में इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ हमने जो साउथ के कुछ राज्य हैं वहां पे भी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा और सरकार बनाने का काम किया, और उसी तरीके से हम पंजाब हो गया, यूपी हो गया, आने वाले जो चुनाव है उत्तराखंड हो गया, उसमें हम मेहनत से चुनाव लड़के अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं और अपना वोट शेयर वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट बात, क्योंकि आप बंगाल से आते हैं, एक आखिरी बात, आप क्योंकि आप बंगाल से आते हैं, 1960-61 तक जो बंगाल 10% जो इंडिया का नेशनल प्रोडक्शन था उसमें 10% कंट्रीब्यूशन करता था। जो बंगाल की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो नेशनल एवरेज से 127% ज्यादा थी। और अभी शिवम त्यागी जी ने भी माना और अमित शाह जी ने भी, आप अपने रिजीम की बात बता रहे हैं और आपको बंगाल की बिल्कुल मैं बता दूर हुए कितना समय हो गया बताइए? 5 दशक, करीब 5 दशक। मैं मानता हूं इस बात को, हम संगठन वहां पे हमारा कमजोर हुआ और इन्होंने भी माना अभी शिवम जी ने भी माना, शिवम जी ने भी माना और साथ में अमित शाह जी ने भी माना कि
बंगाल एक समय पे इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो कांग्रेस का समय था। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो शेर है ना कि जिंदगी भर अगर मैं ख्याली भूतों से न लड़ता तो खुदा में क्या जोर से जीता और खुदा में क्या चैन से मरता। ये ख्याली भूतों में ही घूम रहे हैं अपने, उसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, ख्यालों में आते हैं। अरे आपकी खुद की गलती है भैया। मोदी जी के ख्यालों में राहुल गांधी पे पहुंच गई, टाइम भी नहीं मोदी जी के ख्यालों में राहुल गांधी से राहुल गांधी क्या मोदी जी के ख्यालों में आते हैं कि जाति जनगणना जो भारतीय जनता पार्टी करवाने चाहते थे वो नहीं करवा पा रहे आप। सुब्रतो जी का स्टूडियो से सवाल था कि एसआईआर तो बाकी राज्यों में भी हुआ, लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर इतना बवाल हंगामा क्यों मचा? बादल दा ওকে, সবচেয়ে প্রথমে সুব্রত বাবুকে বলি, সুব্রত বাবু কেমন আছেন আগে বলুন। ভালো আছেন তো? खूब भालो बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है प्रत्युष जी, सारे राज्यों में एसआईआर हो रहा है, 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, असम में भी हुआ, लेकिन असम में एनआरसी हुआ। इस एनआरसी के नाम से जो लोग पार्लियामेंट में, अमित शाह गृहमंत्री पार्लियामेंट में खुद कहा, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, जहां पर बाहर से हिंदू यहाँ पर आएगा सब शरणार्थी है, और मुसलमान लोग जो भी आएगा वो घुसपैठिया है, बता दिया। लेकिन बंगाल में हिंदू को रक्षा करने का वादा करके 60 लाख के ऊपर हिंदू का नाम नहीं है। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग जो 50 साल 100 साल से रहे हैं कलकत्ता के अंदर, उन लोगों का भी नाम है, नाम नहीं है। किसी का नाम मुखर्जी, किसी का नाम गांगुली, बांग्ला में एक उच्चारण, इंग्लिश में। तो मतलब आपके मुताबिक फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर टीएमसी ने क्यों कहा कि बहुत शानदार बम्पर वोटिंग का फायदा हमें मिल रहा है? पोतू जी 10 सेकंड और, पोतू जी 10 सेकंड और प्लीज। बादल दा बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहा है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। गणेंद्र जी, चूंकि यहां पर कांग्रेस ने कह दिया ए, बी और आप हो गए सी टीम, मतलब कांग्रेस सबसे मिलकर के अकेले लड़ रही है और आप सब के सब बीजेपी के पाले में। देखिए प्रतीश जी, कांग्रेस बंगाल में आपको पता है इनकी असेंबली में सीट कितनी है? जितनी दिल्ली में, 0 सीट। ये बंगाल में 0 सीट वाली पार्टी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दूसरी बात कि बंगाल के अंदर चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, थंबिंग मेजोरिटी से बन रही है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही। बंगाल में चुनाव कौन लड़ रहा है? गणेश कुमार और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं रही कि किसी भी स्टेट में जाके चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकारें बनाने का काम अमित शाह करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने वो काम लेके गणेश कुमार को दे दिया। गणेश कुमार ने महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनाई, हरियाणा में बनवाई, दिल्ली में बनवाई, बिहार में बनवाई। अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है, तेलंगाना में भी बनवा दी। अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है, झारखंड में भी बनवा दी। मैं कह रहा हूं गणेश कुमार की, उसको क्यों छोड़ दिया? आप सुन तो लीजिए, आप गणेश कुमार, प्रत्युष जी, अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है बंगाल में सरकार बनाने की। तब तो हिंदुस्तान में लगे, मतलब तब तो हिंदुस्तान में 2026 के बाद जितने चुनाव होंगे सब चुनाव में बीजेपी। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, भारतीय सांसद भी जो गए गणेश कुमार की वजह से गए। मैं बता रहा हूं अंकुल जी, रुक जाओ। अब मत बोलिएगा कि वो भी चुनाव की वजह से कह रहा है। प्रत्युष, आपकी डिबेट में आधे घंटे बाद मुझे बोलने का मौका मिला, मैं किसी के बीच में तो बोला नहीं। अब अंकुल जी भी आ गए, शिवम भी आ गए, ईशान भी आ गए, वो भी आ गए। देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की आप समझिए कि इनकी सरकारें कैसे बनती हैं। अब ये कह रहे थे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये पंजाब में भी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन ईडी पहुंच गई अशोक मित्तल के घर में, ईडी पहुंच गई संजीव अरोड़ा के घर में, और उसका क्या हुआ कि ये 7 लोग, जो आपका सवाल का जवाब, ये 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 तरीके हैं। पहला, वो डराते हैं, दूसरा वो पैसे का प्रलोभन देते हैं, तीसरा हथियार उनका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। इनसे डरा के ये लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ना तो ममता बनर्जी डरी, देश में 2 नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के उससे तीखे सवाल पूछते हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरी ममता बनर्जी। इसीलिए ममता बनर्जी की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि ममता बनर्जी किसी तरीके से हट जाए। 27 लाख लोगों के वोट काट दिए, 90 लाख लोगों को इन्होंने सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी
92% हिस्टोरिकल वोटिंग है। 92% वोटिंग का मतलब है कि बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो ममता बनर्जी को लाना जरूरी है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में रहेगी। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का काल बनेंगे। इनको खत्म कोई करेगा तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, गणेश कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये 3 लोग इनका साथ ना दे तो भारतीय जनता पार्टी की जीरो पे चली जाएगी। आपने आरोप लगाया तो एक बात गलत है, टीएमसी के या ममता के 2 प्रवक्ता हैं यहाँ पर और बीजेपी का एक है। कोई बात नहीं, एक अकेला सब पे बारी छोड़ दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शुरुआत के साथ त्यागी जी ने की थी एबीसी टीम से। सर यहाँ पर थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने मोनोलॉग किया, मुझे भी बस बोलने का मौका दिया जाए, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। इनको सारी दुनिया का पता है मोदी जी कैसे सरकार बनाते हैं, ज्ञानेश कुमार कैसे सरकार बनाते हैं, कैसे गिराते हैं, ईडी क्या करती है, सीबीआई। अपने घर का नहीं पता, 7 लोग चले गए, बैठे रह गए वहीं। अरे अपने घर से निकल गए लोग, अपना देख लो पहले। एक सांसद तो वो है जिसके घर में शाम तक जो है अरविंद केजरीवाल जी रहते थे, जैसे ही घर खाली के सुबह वो भी चले गए। भाई ये ज्ञान मत दो प्लीज कृपया करके, कौन कैसे सरकार बनाता बना लो अभी। मुझे लगता है आज हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी सांसदों का दूसरा प्रॉब्लम चले जाए। हम सबके घरों में बच्चे ऐसे होते हैं, आज थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि अब इधर से सवाल आए, क्योंकि इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव में वुमेन सेफ्टी का मुद्दा भी उठा। आप बंगाल से ही हैं? हाँ जी, अपना नाम बताइएगा, सवाल कीजिए किनसे। जी, मेरा नाम डॉक्टर सानंदा बैनर्जी है। मेरा सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी इतने सालों से हैं, आप चाहते हैं ममता बनर्जी दोबारा आए, तो वुमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या सोचा है? बिकॉज अभी तक तो कुछ दिखा नहीं कि उन्होंने किया है, तो उसका क्या रिजल्ट है? मतलब क्या आपने सोचा है कि ममता बनर्जी क्या करने वाली है? ममता बनर्जी और टीएमसी में, आप आम आदमी पार्टी से, टीएमसी से सवाल है। अभी इनका सवाल टीएमसी से पार्टी वाले देंगे। मैं बता रहा हूं, टीएमसी का बड़ा दिलचस्प टीएमसी से था। कड़ी जुड़ती जा रही है चारों की, अब मेरे सही है, चारों की कड़ी जुड़ती जा रही है। इनका सवाल टीएमसी से था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। मैं चारों की कड़ी जुड़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन पे तो चारों ही एक है। नरेंद्र जी, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। टीएमसी में क्यों ह्यूमन सेफ्टी है, उसका एक कारण है कि टीएमसी में कोई स्वामी चिन्मयानंद नहीं है, टीएमसी में कोई कुलदीप सेंगर नहीं है, टीएमसी में कोई बलात्कारी नहीं है। जितने बलात्कारी, जितने अपराधी, सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, गुंडों की पार्टी ये है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीट दी, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां महिलाओं पे ज्यादा होते हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की मुझे जिले में कहा कि मेरे साथ सो जाओ। स्त्रियों की रक्षा कर सकती है बीजेपी ही, हम सब मूर्ख नहीं है। ये सोचिए, आपके ये बातें बनाने, ये करने से कुछ नहीं होगा। एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं, हम सभी साक्षी महाराज, जिस दिन बीजेपी आएगी हम सुरक्षित रहेंगे, बंगाल सुरक्षित रहेगा। शरण सिंह, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महिलाओं को सबसे बादल दा वुमेन सेफ्टी का सवाल किया था। वुमेन सेफ्टी का सवाल किया था, अपना नाम फिर से बताइएगा। डॉक्टर सानंदा बैनर्जी। डॉक्टर सानंदा जी ने कहा था कि वुमेन सेफ्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या सोचा है, क्या किया है, क्या कैसे करेंगे? सबसे बड़ा बात है प्रत्युष जी, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप गूगल सर्च कर लीजिए, पूरे देश के अंदर कौन सा शहर महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा में नंबर 1, सेफ में नंबर 1 है। आप गूगल पे देखिए, नंबर 1 में कलकत्ता। मेरे पास डेटा है। सबसे बड़ा क्राइम होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन बंगाल में 2011 के बाद से, अभी प्रत्युष जी आप भी कलकत्ता में थे, बहुत दिन कलकत्ता में थे, आप बताइए कलकत्ता में ड्यूटान में कलकत्ता रात भोर पूरा रात महिला लोग घूमते कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होता है? लेकिन शुभम त्यागी जैसा लोग जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, ये हर दिन बंगाल के बारे में बदनाम करते, बंगाल में रेप हुआ, बंगाल संदेश खाली के बारे में
2000 रुपया करके दे के महिला को पूरा बंगाल का बदनाम किया, लेकिन संदेश करने में रिपोर्ट है कुछ नहीं हुआ। मैं जवाब दे दूं। मैं एक चीज एक सीधी सी बात पूछी थी कि भाई विमेन सेफ्टी को लेकर ममता बनर्जी का क्या प्लान है और क्या डेटा है, मैं आपको बताता हूं। सम्मान करते सुन लीजिए, सभी धर्मों को सम्मान करते। ठीक है। क्राइम अगेंस्ट विमेन में पश्चिम बंगाल कन्विक्शन रेट में सबसे पीछे है, मात्र 6% क्राइम्स पर जो है कन्विक्शन। क्या झूठ बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश सबसे आगे 76% क्राइम्स में कन्विक्शन होती है, और ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और अब दूसरी बात, ममता बनर्जी ने क्या किया, आरजीकर केस में जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उनका कहना था कि देर रात को बच्चियों को निकलना ही नहीं चाहिए। इनके पास ये प्लान है करने का, और अब यहां पर आकर भाषण दे रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, महिलाओं के विषय को लेकर खासतौर पर मुद्दा है, जब उस बलात्कार पीड़िता की मां को टिकट दिया और ये सोचा कि कल अगर किसी बेटी के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो रिप्रेजेंट उसको ज्यादा बेहतर तरीके से करते, उसको प्रचार तक नहीं करने दिया इन लोगों ने। ये तो हाल है वहां पर। सिर्फ इतनी सी तुम महिला संसद को क्यों मारा? क्या लाभ है? क्यों मारा महिला संसद को? आज तुम लोग क्यों मारा? इसका जवाब तो कौन देगा? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से किसी का सवाल नंबर 1 में है। बादल दा एक और सवाल है यहाँ से। बादल दा नमस्कार। নমস্কার। টিএমসি 15 বছর ওখানে আছে, 15 years, since 15 years it is there. What is the development that you have done? क्योंकि ममता दी बोलছেন, she is saying that to the men's of the house कि वो जो 1500 रुपए मिल रहे हैं उसमें से बेसन खरीदो और पकौड़े बन के रेलवे स्टेशन में जाके बेचो। Is this the development plan that you have? अब दिल्ली में है, समझ में। Where is the development plan? Tell me. Bengal at one time was third ranking in the GDP. In GDP in third across India. Today it is at 6th level. And if I talk about a person income, GDP is overall, but person income, it is very low today. But there is no development plan. तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बादल 6600 इंडस्ट्रीज बंद हो गया बंगाल में इन द लास्ट 15 ईयर्स। ये एक नेशनल रिकॉर्ड फिगर्स है, जो सारे इंडस्ट्री शिफ्ट करके पैन इंडिया में चला गया है। सिंगूर से ममता जी ने हटाया टेल्को अपना इसका टाटा का फैक्ट्री। आज बड़े बड़े कंपनीज, आई वाज विद आईसीआई ने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया। जेंसन निकलसन नोयाटी फैक्ट्री बंद, डनलॉप बंद, बाटा बंद। सो व्हाट यू आर सेइंग जे आप बंगाल में इंडस्ट्रीज, अरे लोगों को रोजगार नहीं दोगे, ये जात पात और हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़ा रही है। आप टीएमसी करते क्या? तोलामूल सरकार, तोलामूल बोलते हैं इसलिए सब जगह कमीशन चाहिए, बिल्डर वो चाहिए, पैसे दो तब जाएगा, बाली सुड़की सब चाहिए। अभिषेक बनर्जी का दुकान है कलकत्ता में, अभिषेक हार्डवेयर, जानते हैं आप? सब चलता है, जितनी टेंडर हमें मिलता नहीं है बंगाल का, सब अभिषेक हार्डवेयर को मिलता है। मैं ओपनली ब्लंटली बोल रहा हूँ। इसमें ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉर्पोरेट बादल दा जवाब कमीशन नहीं देती, बहुत बड़ा सवाल है। कमीशन नहीं देती और ममता जी की जो पूरी सरकार है वो कमीशन पे चलती है। भाई मनी मसल और ये लीजिए, केंद्र में आपकी इंडिया ब्लॉक की सहयोगी भी कह रही कि आप वही करते हैं। और दोनों ही पार्टियों में भ्रष्टाचारी और बलात्कारी भरे पड़े हैं। बताइए बादल दा, भ्रष्टाचार और बलात्कार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी भ्रष्टाचारी और बलात्कारी और इनके भी भ्रष्टाचारी और बलात्कारी। प्लीज सर, बहुत बड़ा सवाल आ गया नेशनल चैनल पर। मैं इन दोनों को सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, दीदी ने पहले से सोच लिया बंगाल में इकोनॉमी को कैसे पूरे गांव तक फैला जाए, और इसके लिए दीदी ने 100 के ऊपर परियोजना स्कीम चालू किया। आपने सिर्फ लक्ष्मी भंडार का बात किया, जैसे आप स्वास्थ्य के बारे में दीदी ने ऐसा सोचा है, एक स्वास्थ्य साथी कार्ड दे जिसमें 5 लाख का फ्री में चिकित्सा इलाज होता है। तो ऐसे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, शादी के लिए, शमशान में हो, जन्म लेता है हो, हर चीज में कृषक बंधु के बारे में 100 के ऊपर परियोजना को दीदी पैसा। इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। सर आंसर दीजिए सर। नहीं देखिए, सवाल बहुत बड़ा सवाल है, प्लीज सर। वोट पोलराइजेशन का आरोप कांग्रेस ने भी लगाया और खुद राहुल गांधी ने भी लगाया कि आप वोट पोलराइज करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। यही आरोप आप ही की
सहयोगी कांग्रेस भी लगाती है कि आप वही करते हैं। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं आंसर दे दूंगा जी। और दीदी जैसे दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, अब सवाल एक सेकंड अब सवाल शिवम त्यागी जी, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का हो गया, तो इस बार बाबरी बनाम सनातन का भी मुद्दा उठा। ये कहा गया पहले चरण के मतदान वाले दिन हिंदू खतरे में। बादल दा एक सेकंड, बादल दा ऑडियंस को उसके सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल पाया, हो गया, रहने दीजिए बादल दा, हो गया। मैं कह रहा हूं शिवम त्यागी जी, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, क्या यही है बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा? अवैध घुसपैठिए पिछले चुनाव में भी आपने किया, क्या यही है बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा? अवैध घुसपैठिए आपने झारखंड में किया, सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार बंगाल में इन दो मुद्दों से जीत जाएंगे आप? सफलता का विषय नहीं है। मुद्दे क्या क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक मुद्दा है, जो नेशनल एवरेज से भी बुरे हाल में है, जिसका जो है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चलने वाली स्थिति में, वो एक मुद्दा है। महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, घुसपैठिया एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम भी एक मुद्दा है। मैं डेटा दे रहा हूं, तय आप भी एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है नहीं, एक मुद्दा है लेकिन बड़ा मुद्दा है। और कैसे बड़ा मुद्दा है, मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बीच में नहीं बोलना, लड़ते नहीं भैया, आराम से बात करें। खत्म हो गया। बादल दा एक सेकंड रुक जाइए। बादल दा एक सेकंड, मुसलमान एक सेकंड, बादल दा प्लीज बादल दा, या बाकी मेहमान भी है, ऑडियंस भी। तुम्हारा काम है तो तुम्हारा काम है नाम के लिए। बादल दा मैं चाहता हूं शांति से बात करने, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप, ये कुछ डेटा है सिर्फ 3 साल का। 2023 में हनुमान जयंती में जब प्रोसेशन निकालने की बात आई तो उस पर 27 कंडीशंस लगा दी वहां की सरकार ने, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट जाकर वहां से रिलीफ लेकर आए। 2023 में जब दुर्गा पूजा विसर्जन का समय आया तो कलकत्ता हाईकोर्ट से नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ा और बंगाल सरकार के ऊपर हाईकोर्ट ने कहा वहां के कि एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 2022 में लक्ष्मी पूजा ईद के दिन पड़ गई तो हुआ क्या कि बम चले, पत्थर चले, दुकानें तोड़ दी गई और लक्ष्मी पूजा में अप्रॉक्सीमेटली 22 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगर इसके अलावा हम बात करें तो खासतौर पर यहां जो है रामनवमी की स्थिति जब आई तो रामनवमी में एक प्रोसेशन के समय ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है उसको सीज कर दिया गया। इसके उलट क्या हुआ कि जब वहां पर मुहर्रम की बात आई तो उनके लिए एक पूरा कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया कि वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुर्गा विसर्जन के समय पे लेकिन ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में भी जाती है, मंदिर भी बनवा रही है वहां। मैं एक चीज पर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय जब दुर्गा पूजा और इसके अलावा जो है मुस्लिमों का त्योहार जो है वो साथ में आए, मुहर्रम, तो वहां पर क्या कहा गया कि दुर्गा पूजा विसर्जन को 2.5 घंटे से डिले कर लिया जाए। उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा। पिछले 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली बंगाल का हिंदू 22 से ज्यादा बार हाई कोर्ट और कोर्ट गया ताकि वो अपने त्योहार मना सके। मुझे बस एक चीज बताइए, इसकी जरूरत क्या है? क्यों करना है ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कोई मुस्लिम से ज्यादा दीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो हिंदू है दानिश अजीज जी, आपकी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, AIMIM, और आपको पूरा भरोसा रहता है कि मुसलमान आपके साथ आएंगे, लेकिन अलग बात है कि वो नहीं आते। क्या बंगाल में हिंदू मुसलमान ये सबसे बड़ा मुद्दा है? प्रत्युष जी देखिए, पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का जो बेस है ना, जो जमीन की मिट्टी है, ये इसी पे टिकी हुई है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि नौकरी कहाँ है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके और 26,000 बात की नौकरी की। आप तो हुमायूं कबीर के साथ बाबरी की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली किया है आपने, नौकरी की बात की, आप तो बाबरी की बात कर रहे थे। 5 सालों से मुसलसल SC ST OBC माइनॉरिटीज का मुद्दा लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में मैं गया हूं। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैसेज लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में घुमा हूं मैं, और दोनों जगह जाकर, हर जगह जाकर एक ही बात पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की बेस वोट बैंक पोलराइज करती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराकर वोट पोलराइज करती है, और ये दोनों हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर एक दूसरे का कौन किसको डर दिखा। बस 10 सेकंड में निपटा लो। आयरनी देखिए, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अर्थात मुस्लिमों के लिए काम करने वाला संगठन, और वो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अरे भाई, नाम में भी हिंदुस्तान नहीं है। डरा रहा है जनता, जनता यहाँ पर वोट दे रही है, और यही वजह है कि पहले चरण में 92% से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे चरण का मतदान जो 29 तारीख को है, उस दिन भी ये रिकॉर्ड आगे टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताल ठोकते में खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।